नमस्कार साथियों। आज लेकर के हम आए हैं सेट 5 बीपीएससी ट्री सामान्य विज्ञान। और लगभग जो हम लोग प्रैक्टिस के सेशन में जो है बहुत हद तक आगे आ भी गए हैं, इसमें कहने की बात नहीं है। और लगातार ज्ञान घर जो है यूट्यूब पे वीडियो डाल रही है बीपीएससी ट्री का, ठीक है। यानी ये नहीं कि हाँ, जो भी साइंस के टीचर के लिए जो रिक्वायर्ड है, जो साइंस में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उस सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहा आपके सामने, ठीक है। वो चाहे क्लास 6 to 8 की बात करें, चाहे क्लास 9 10 की बात करें, या क्लास 11 12 की बात करें। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि क्लास 11 12 थोड़ी वास्ट है, एडवांस हो गया, तो वो भी जो हमारा उससे रिलेशन आता है जो 11 12 के अंदर पढ़ना है, हम उसको भी बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लास 6 to 8 वाले के लिए भी स्ट्रॉन्ग जोन जा रहा है, 9 10 वाले के भी लिए जा रहा है, ठीक है ना, और 11 12 के लिए भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 10 के लिए नहीं, जो 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो क्या है, बहुत ही यूजफुल और लाभदायक साबित होने वाला है। ये जब एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, एग्ज़ाम जब देंगे तब पता चलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, सेट 5 पे। सेट 5, ठीक है। सेट 5 1 2 3 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4। और उसको बार बार आप देखिए, यानी हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट, और जहां लगता है मुझे कि ट्रिक बताना है, जिस तरह से कल मैंने बताया था लाइट के मामले में, यानी किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा, तो ये हमने बताया। किसका विचलन ज़्यादा होगा, ये भी बताया। यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, वेवलेंथ का होता है। तरीका ने हमने बता दिया है कि किस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग बगैर टाइम को किल किए हुए, क्योंकि अभी आपका टाइम बहुत बहुमूल्य और इम्पोर्टेंट टाइम है, और मैं नहीं चाह रहा हूं कि किसी वजह से आपका टाइम किल हो, राइट। क्या ये सोच हमारा सही है या गलत है, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके पास देखिए। पहला क्वेश्चन ही आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दमदार। पहला क्वेश्चन ही आपके स्क्रीन पे आया, दमदार आया। इसको अगर सोचेंगे पूरा फॉर्मूला गेट द आंसर बनाने, तो नहीं बनने पाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ये याद रखिए। देखिए फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यानी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बराबर होता है मोल इंटू Na फॉर एवोगाड्रोस नंबर इंटू काउंटिंग नंबर ऑफ एटम्स, यानी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड या यौगिक, प्रेजेंट इन कंपाउंड या यौगिक। क्या फॉर्मूला लिखें, यानी कुछ अगर आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एटम्स, क्या पूछा रहा है, तो आपको सबसे पहले मोल निकालना होगा। मोल का फॉर्मूला मैंने बता करके हूं, क्या बताया था मैंने, गिवन मास बाय मोलेकुलर मास। जैसे यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में, यानी इससे आपको बताना है। तो ये गिवन मास 18 ग्राम क्या है, 18 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, यानी वाटर आपको कितना लेना है, 18 ग्राम लेना है। तो इसका मोल कैसे निकलेगा, देखिए वाटर का अपना तो मास होगा ना, वाटर बना हुआ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से, तो 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2, 1 ऑक्सीजन का मास हो गया 16, मिल करके कितना, ये 18 ग्राम। आई बात समझ में, ये इसका अपना है। अगर 1 ग्राम भी दिया जाता तो वाटर का जो मास अपना है वो 18 ग्राम ही होता। अगर 300 ग्राम अगर वाटर लिया जाता, फिर भी वाटर का अपना मास 18 ग्राम ही होता। आई बात समझ में, यानी मोलेकुलर मास उसको कहते हैं, किसी भी कंपाउंड का जो अपना मास है उसी को हम लोग कहते हैं मोलेकुलर मास। यहाँ तक किसी यानी डाउट नहीं हुआ होगा। हम लोग अब बात करते हैं मोल कैसे निकालेंगे। केमिस्ट्री की दुनिया में मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन। केमिस्ट्री की दुनिया में मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से। ये होता है गिवन मास, ये होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। अब पहला का हमने बताया, ठीक है, पहला का आप बताइए, 18 का गिवन मास कितना है, ये जो है हमारा दिया हुआ मास गिवन मास कहलाएगा। क्या है, गिवन मास दिया हो तो कितना ग्राम दिया हो, 18 ग्राम। किसका है, वाटर का, तो वाटर का कितना 18 ग्राम होता है। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, और ये 18 से 18। एक चीज यहां निकल करके आया, मोल जो होता है, क्या मोल का कोई यूनिट दिखा, नहीं दिखा। इसका मतलब यह हुआ कि मोल जो होता है यूनिट लेस होता है। क्या होता है, मोल यूनिट लेस होता है, राइट। चलिए इसका तो हमारा मोल निकल गया कितना, एन का वैल्यू इसमें कितना आया, 1 आया। इसमें मोल का वैल्यू निकालिए, इसमें मोल का वैल्यू निकालिएगा। गिवन मास कितना है
18 है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, या कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना, 16 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 होगा। अब ये बताइए डिवाइड करिएगा, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, नोमिनेटर छोटा है, तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगा जीरो में ही आएगा। क्या आएगा, जीरो में ही आएगा। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए तरीका है बताने का। चलिए देखिए, यहां पे देखिए 18 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, 18, इसका मोल निकालिए सी नंबर का, तो मोल निकालिएगा तो क्या होगा, 18 ग्राम गिवन मास है कार्बन डाइऑक्साइड का, एक कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32, और उसमें 12 ऐड करिएगा तो 44 आएगा। क्या आएगा, 44 ग्राम आएगा। यहां आप बात करिए 18/44 है, डिनोमिनेटर इसमें और बड़ा हुआ तो इसमें जो वैल्यू आएगा और मिनिमम आएगा। क्या आएगा, और मिनिमम आएगा, यानी जीरो में ही आएगा। जीरो के बाद कुछ भी आए, हम पूरा नहीं कर रहे, हम आपको क्विक यानी आंसर करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, इसका देख लीजिए 16 ग्राम ऑफ CH4, सॉरी 18 ग्राम, डी नंबर का मोल निकालिएगा, डी का मोल निकालिएगा, कितना गिवन मास कितना दे रखा है, 18 ग्राम। किसकी बात कर रहा है, CH4। CH4 क्या है, मेथेन है। मेथेन को हम लोग बायोगैस कहते हैं। एक कार्बन का होता है 12, उसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो एक हाइड्रोजन का होता है 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो एक हाइड्रोजन का, एक तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 12 4 कितना हो जाएंगे, 16, 12 4 16। अब यहाँ पे जो आएगा देखिए, ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, नोमिनेटर बड़ा है, तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ भी आए, यानी 1 से ज्यादा आएगा। पहले वाला केस में कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। अब यहाँ पे काउंट करिए, यहां तक तरीका आपको समझ में आ गया। अब यहाँ आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में होगा। इसमें जो मोल आया हमारा, जो मोल आया 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग, इसमें जो मोल आया 1 आया, बाकी दोनों में 0 है, तो इसकी हम लोग बात ही नहीं करेंगे, इसकी बात ही नहीं करेंगे, ऊपर और नीचे में देख लेंगे। चलिए अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका देख लेते हैं। इसका नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, अभी आपने बात किया, क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स बराबर है मोल, मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम जो काउंट किया, जिसकी बात करें उसमें कंपाउंड में एटम्स देखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स काउंटिंग, नंबर ऑफ एटम काउंट, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, प्रेजेंट इन कंपाउंड, प्रेजेंट इन कंपाउंड। देखिए वाटर में कितना, यानी एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है, उससे मतलब नहीं कर रहा हमारा। यहां पे काउंट करें, एक ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है, 2, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, इसमें देखिए, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने, ऑक्सीजन है तो 2 बार है तो 2 एटम हो गया। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, कितना, 3 हो गया। इसमें नंबर ऑफ एटम कितना, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा, 5, सॉरी मैंने 4 लिख दिया था, आई बात समझ में। तो नंबर ऑफ एटम इसमें कितना आया, 5 आया, इसमें कितना है, 3 आया, इसमें कितना है, 2 है, इसमें कितना है, 3 है। अब यहां पे हम लोग क्या करें, मोल, इसका मोल कितना आया, 1 इंटू नंबर ऑफ एटम कितना है, 3 इंटू Na कर देंगे। इसकी बात करेंगे, इसका मोल कितना आया था, 1 पॉइंट समथिंग, माने 5 मान लेते हैं। नंबर ऑफ एटम कितना है इसमें, नंबर ऑफ एटम है 5 इंटू Na तो इसमें भी कॉमन है ना, यहां भी कॉमन, यहां भी, इसके हमको कोई मतलब ही नहीं है, इससे हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है, झंझट ही नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करते, मैक्सिमम वैल्यू किस में आएगा, ऑब्वियस बात इसमें आएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ 18 ग्राम ऑफ CH4 में आएगा। आई बात समझ में, मोल का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन के ही थ्रू हम आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। देखिए नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला आपके पास आ गया, अब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला देख लीजिए। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होता है, मोल इंटू Na, बस मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके माइंड में चल रहा होगा कि व्हाट इज Na है एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस एक साइंटिस्ट था, उसी ने कह दिया कि जो भी एटम्स होगा, ठीक है ना, वो अब कंटेंट रखेगा एक नंबर जो किसके बराबर होगा, 6.02 इंटू 10 के पावर 23, जिसको क्या बोल दिया गया, एवोगाड्रोस नंबर बोल दिया गया। ये कांस्टेंट नंबर है। जिस तरह से आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कोई नंबर आता निकालते हैं, जिस तरह से आप प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू कुछ निकालते हैं, उसी तरह से एक एवोगाड्रोस नंबर है केमिस्ट्री में, जो Na बराबर होता है 6.02 इंटू 10 के पावर 23। तो हमने आपको बता दिया, यानी मोलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे,
मोलिकुल्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अगर मोल दिया हुआ तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मोल निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे Na से, तो Na से मल्टीप्लाई तो सब में होगा, ठीक है। हमारा वेरी करेगा किस पे, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोलिकुल किस पे, मोल पे। किस पे डिपेंड करेगा, जिसका मोल ज़्यादा उसका मोलिकुल ज़्यादा, ये याद रखिएगा, जिसका मोल ज़्यादा उसका मोलिकुल्स ज़्यादा। इसका मोल कितना हो जाएगा बताइए, गिवन मास, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, mm लिख रहा है, दिया गया मास और उसके अणु का मास मोलिकुलर मास। इसका दिया हुआ मास कितना है 1 ग्राम, इसका मास कितना होता है, कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन का 32, तो कार्बन 12 और प्लस 32 कितना 44 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1/4। इसको इसी तरह से रहने दीजिए, दूसरा में निकालिए, इसमें निकालिए 1 ग्राम गिवन मास N2 है, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28, तो 1/28 ग्राम हो जाएगा। चलिए 1/28 है, तीसरा का निकालिए, ये A का है, ये B का है, ये C का निकालना है। C का देखिए 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम H2 है, एक हाइड्रोजन का होता है, एक कितना हाइड्रोजन 2, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 ग्राम, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। डी में चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा 1/16, सॉरी हाँ, एक कार्बन का कितना होता है 12 और 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, तो 12 16, 1 ग्राम बाई 16 ग्राम, तो कितना डिवाइड करिएगा तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगा 0.5, ठीक है। तो इसी का हमारा क्या निकलेगा, मैक्सिमम मोलिकुल्स किसका निकल जाएगा, जिसका मोल ज्यादा। Na तो सब में कॉमन है, मोलिकुल्स निकालने के लिए क्या तरीका है, मोल निकालेंगे सबसे पहले और उसका एवोगाड्रो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या देगा वो मोलिकुल्स देगा, क्या देगा मोलिकुल्स देगा। तो यानी जिसका मोल ज्यादा उसका मोलिकुल ज्यादा, तो मोल ज्यादा किसका आया था हाइड्रोजन का, तो इसका मोलिकुल्स क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, आइए। यानी अच्छा क्वेश्चन है, क्या है अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कमेंट करके अप्रिशिएट करते भी रहिए अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, ताकि मुझे भी क्या हो जोश, थोड़ा उत्साह, एनर्जी मिलेगा, ताकि हम और अच्छा क्वेश्चन आपको करा सके, एग्जाम में जाए बिल्कुल एकदम इजी वे में नंबर आसानी से चुरा ले आए, ठीक है। तो अच्छा अगर लग रहा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके क्या करें, हौसला अफजाई करने का काम करें। इससे क्या होता है ना, थोड़ा कुछ 2 कदम आप बढ़ेंगे, 2 कदम हम बढ़ेंगे, मिल करके क्या होगा, एक संतुलन बना रहेगा, और संतुलन जब बना रहेगा तो आई होप कि जो चीज़ नहीं होने वाला है वो भी क्या होगा आसानी से हो जाएगा। आए बात समझ में, यानी हर व्यक्ति किसी न किसी से इंस्पायर होता है ना, मोटिवेट होता है। हर एनर्जी को क्या चाहिए, हर व्यक्ति को एक मोटिवेटर चाहिए। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो आप मुझे मोटिवेट करेंगे, और मैं क्या होऊंगा और एनर्जेटिक होऊंगा, और एनर्जेटिक होने के साथ साथ क्या अच्छा क्वेश्चन का लेवल लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप आज से इस बात को फॉलो करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, राइट। अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे तब, ये नहीं कि हाँ अरे गहरे क्वेश्चन का लेवल कुछ है नहीं, कंसेप्ट भी कुछ नहीं आ रहा है और हम कमेंट के लिए कह रहे हैं, नहीं। जब अच्छा लगे और आपको लगे कि नहीं बेहतर दिया जा रहा है, कंटेंट भी दिया जा रहा है और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा आ रहा है, तो कमेंट जरूर करें। ये तो दायित्व बनता है, कमेंट का भी दायित्व बनता है ना, हौसला अफजाई का भी दायित्व बनता है। हम ये नहीं कहेंगे कि शेयर करिए लाइक करिए, नहीं, ये चीज़ नहीं कहेंगे। जो बेहतर लगेगा आपको वो आप करेंगे ही, बस हमें यानी हम चिंतित है आपके लिए क्या, आपका सिलेक्शन हो जाए। आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम भी चाहेंगे कि आपका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, डिकम्पोजिशन का मतलब विघटन, टूटना। H2O टूट रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है आयंस में टूटना। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब डिकम्पोजिशन तो हो रहा, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है आयन में टूटना। तो आप मुझे बताइए यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। आयंस का मतलब होता है जब भी टूटेगा ना, तो जब आयंस में टूटेगा तो इस कदर नहीं लिखाएगा, इस कदर नहीं लिखाएगा, ठीक है ना। ये टूटा, ये याद रखिएगा, इसको मिटा देते हैं हम लोग। चलिए, तो यहां से हम लोग लेते हैं H2O। ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ही होता आयंस में टूटना, आयंस में टूटना। तो ये हो जाएगा 2H+, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2-। ऑक्साइड क्या हो जाएगा, किस माइनस में जाएगा,
एक हाइड्रोजन एक प्लस, तो दो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दो प्लस, एक ऑक्सीजन दो माइनस, मिलकर के न्यूट्रल। चलिए अब देखिए यहाँ पे मोल हम लोग किसको बताते हैं, जो एलिमेंट टूटा है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसका कोफिशिएंट यानी ऑक्सीजन का कोफिशिएंट बताइए, देखिए कितना है, कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। तो किसी भी एलिमेंट्स के जो कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं मोल। क्या कहते हैं, एलिमेंट के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। और गैसियस केस में जो मोल होता है वही वॉल्यूम होता है, नोट करके लिख लीजिए। अगर आपसे मोल ना पूछ करके वॉल्यूम का रेशियो पूछ दे, ठीक है, तो गैसियस केस में जो मोल रेशियो होता है वही वॉल्यूम होता है, ये नोट करके लिख लीजिए। जो चीज जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटीज है फंसाने का, उलझाने का, मैं आपको वो चीज क्लियर करते चल रहा हूं। गैस के केस में जो मोल होता है वही वॉल्यूम होता है, मैं बार बार रिपीट और स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे, घुमा दे। आपने पढ़ा मोल, वहां वॉल्यूम का रेशियो पूछ दे, तो घबराना नहीं है, बस ज्ञान घर से बने रहिए। आपके एक एक चीज पे जहां आपका एरर आएगा हम वहां पे आपके साथ खड़ा नजर आएंगे, ठीक है। चलिए, यानी जो कोफिशिएंट होगा वही मोल देगा। गैस के केसेस में जो मोल होगा वही वॉल्यूम होगा, वही आयतन होगा। अब बता दीजिए मुझे, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना, तो 2 आपको दिख रहा होगा। ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कितना, कुछ नहीं है तो 1 दिख रहा होगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1 का, 2:1 का रेशियो आ जाएगा। कितना का रेशियो आ जाएगा, 2:1 का। ये मोल का रेशियो हो गया n का। यही वॉल्यूम का रेशियो भी क्या आ जाएगा, 2:1 का होगा, वॉल्यूम भी रेशियो। अगर यहां से फिर मास का रेशियो पूछ दे, क्या पूछ दे, मास का रेशियो पूछ दे, तो क्या होगा बताइए, मास का रेशियो बताइए। इस आयंस में क्या हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन का 2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1:8, क्या हो जाएगा 1:8। ये मास रेशियो है। आई बात समझ, यानी एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हम आपको निकाल कर दे दिए। वॉल्यूम पूछ दे या मोल रेशियो पूछ दे, आंसर आपका जो गैस के केस में जो वॉल्यूम होता है वही मोल रेशियो होता है, जो मोल होता है वही वॉल्यूम होता है गैस के केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब यहां समझ लीजिए कि एंडोथर्मिक कहते किसको है, वैसा रिएक्शन जिसका होने के लिए एनर्जी क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, अपने पास ही रख लेगा, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है ना। उष्मा शोषी कहेंगे, यानी उष्मा को एब्जॉर्ब करने वाला। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है आउट। अगर कंफ्यूजन हो, रटने की संभावना आपके बन रही है, तो रटना नहीं है, हम आपको यहां पे क्लियर कर देते हैं। इंडो का मतलब होता अंदर, इंडो का मतलब होता अंदर, अंदर की ओर लेना, ठीक है। एक्सो का मतलब होता आउट, एक्सो का मतलब होता आउट। तो आउट क्या करेगा, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, एक हीट है, क्या है, एक हीट है, जिसमें हीट अंदर की ओर यानी इवॉल्व हो जाए, अंदर में रह जाए, उसी को हम लोग कहेंगे इंडो। और जो रिलीज हो जाए, ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग एक्सो। आई बात समझ में। चलिए, तो यहां पे देखिए, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई एसिड। इंडो कह रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो हमारा एक्सो में जाएगा, ये नहीं होगा आपका। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन कहते किसको, वह प्रोसेस जो ठोस से डायरेक्ट गैस हो जाए या गैस से डायरेक्ट क्या हो जाए, ठोस हो जाए, इंटरमीडिएट का स्टेट, मतलब लिक्विड का कंडीशन नहीं अपनाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन। और इस केस में हीट क्या करता है, अंदर की ओर लेता है, हीट क्या करता है, अंदर की ओर लेता है, तो ये हमारा सब्लिमेशन तो हो जाएगा। दूसरा, आपने देखा होगा पानी को, जैसे पानी को बॉयल करते हैं, तो पानी को बॉयल, पानी क्या होता है, हीट अंदर की ओर लेता है, फिर जाकर ब्रेक होता है, टूटता है, तो इवोपरेशन ऑफ वाटर भी हो जाएगा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी हो जाएगा। तो आंसर इसमें 2 को आएगा, कौन कौन आएगा, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर आ जाएगा। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर नहीं होगा। देखिए, वाटर का साइकिल 3 तरह का होता है, आप देखे होंगे क्या होता है। कंडेंसेशन कहते हैं किसको है, वाटर जब गैस में बना तो उसको कहेंगे इवेपोरेशन, और गैस जो है वाटर का क्या लेगा, वाटर का शेप लेगा, तो इसको कहेंगे हम लोग कंडेंसेशन। जैसे बादल जो होता है हमारा, एक बादल जो एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, द्विविस्थापन कहते हैं किसको, वैसा रिएक्शन जिसमें 2 आयन का इंटरचेंज हो, आदान प्रदान हो। जैसे मान लेते हैं AB है, यहां CD है,
बन गया हमारा AC प्लस DB। AC प्लस DB, देखिए पहले B जो था A के साथ था, अब B किसके साथ हो गया, D के साथ हो गया। आयन का एक्सचेंज हो जाना, आयन का एक्सचेंज हो जाना यानी इंटरचेंज हो जाना, म्यूचुअली इंटरचेंज हो जाना, वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी दो पोजीशन का एक्सचेंज हुआ, दो पोजीशन का एक्सचेंज होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, एक पोजीशन का इंटरचेंज होता तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? चलिए दो, यहां तो डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस पोटेशियम आयोडाइड KI, याद रखिएगा पोटेशियम आयोडाइड, एक्वस है मतलब नमीदार है, पानी वाला है। चलिए लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। क्योंकि लीड का +2 चार्ज होता है, NO3 का -1 होता है, इसलिए चार्ज को बराबर करने के लिए NO3 की संख्या कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चलिए ठीक है। लीड आयोडाइड इज फॉर्म व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लीड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ लीड नाइट्रेट। देखिए कह रहा है कि रिएक्शन में लीड नाइट्रेट जो है प्रेजेंट नहीं है। व्हाइट यानी लीड नाइट्रेट जो होता है कैसा कलर देता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट देता है। क्या देता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट, मतलब प्रिसिपिटेट मतलब सेटल डाउन जो बैठा हुआ नजर आता है। कह रहा है कि लीड नाइट्रेट जो है अवेलेबल नहीं है, तो बस ठीक उसी तरह से लीड नाइट्रेट की जगह लीड एसीटेट भी होता है, यानी इसका भी जो होता है व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, ये भी सेटल डाउन होता है। तो इसके अगर मान लो लीड नाइट्रेट नहीं है तो इसके जगह सिर्फ हम लोग क्या यूज कर ले सकते हैं, लेड लिख देते, लेड एसीटेट। क्या लिखेंगे, लेड एसीटेट। इसका फॉर्मूला होता है PbCH3COO का होल ट्वाइस। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। यानी एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसीटेट, दिस द फॉर्मूला ऑफ एसीटेट। यानी इथेनोइक एसिड से एक हाइड्रोजन वहां क्या है, आयनाइज होकर के है, तो इसी का नाम पड़ा है एसीटेट पड़ा है। क्या पड़ा है, तो यानी लेड नाइट्रेट नहीं होगा तो उसके जगह क्या यूज करेंगे, लेड एसीटेट करेंगे। लेड एसीटेट का फॉर्मूला क्या हो गया, PbCH3COO का होल ट्वाइस, PbCH3COO का होल ट्वाइस, ये है लेड नाइट्रेट। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 9th और 10th। देखिए 9th के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, 9th के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, मैं सोचा कि रख दूं आपके सामने। ठीक है, तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे, अभी हमने आपको बताया है नंबर ऑफ एटम्स निकालना, और यहां पे कंसीडर करा दिया क्या, ऑक्सीजन एटम्स, कुछ नहीं करना। अगर एलिमेंट के बारे में क्लासिफाइड नहीं किया है, टोटल क्या पूछ रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो टोटल एटम्स को काउंट कर लेंगे। लेकिन स्पेसिफिक एटम की बात कर दे तो उस कंपाउंड में उसी एटम को काउंट करेंगे जिस एटम के बारे में पूछ रहा है। कुछ नहीं है, ना दाएं देखना ना बाएं देखना है, कोई टफ नहीं है, कोई गोला बारूद नहीं है। अगर एटम्स का चर्चा कर दिया है कि इसी एटम्स को बताना है, तो उस कंपाउंड में उसी एटम्स को देखना है। अगर एटम्स के बारे में क्लासिफाई नहीं किया है कि इसी एटम्स को बताना है, तो आपको जितना एटम कंपाउंड में दिया हुआ है नजर आ रहा है सबको काउंट कर लेना है। चलिए अब यहां पे सुक्रोज का फॉर्मूला लिख लीजिए, C12H22O11, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। चलिए ठीक है, जिसका कितना दिया हुआ मास, 3.42 ग्राम दिया हुआ, 3.42 ग्राम दिया हुआ। आगे क्या है, दो हम लोग कॉलम में बना लेंगे इसका। उसके बाद 18 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ, 18 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ एटम्स की बात करें या नंबर ऑफ मोल्स की बात करें या नंबर ऑफ आयंस की बात करें, सबसे पहले अगर मोल नहीं दिया हुआ तो मोल निकालेंगे। मोल दिया हुआ तो कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो हमको मोल दिया हुआ नहीं है, मास दिया हुआ है, मोल निकालना है। क्या तरीका मैंने बताया, मोल को पूरी केमिस्ट्री की दुनिया में मोल को किस रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से करते हैं। क्या होता है गिवन मास 3.42 ग्राम। मोलेकुलर मास, सुक्रोज का मोलेकुलर मास होता है, अगर याद नहीं है तो लिख लीजिए 3422 ग्राम। यानी आपको ऐसा डाटा ही देगा जो कैलकुलेशन करने में टेंशन नहीं होगा। ठीक है, यानी इस तरह के डेटा ही आपको सेट किए जाएंगे कि आपको कैलकुलेशन बिल्कुल आसान रहेगा। चलिए तो इसका कितना हो जाएगा,
42 ग्राम। ये काटिएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, यानी n कितना आ गया 1/100 आया। 1/100 डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 0.01 आएगा, यानी इसका मोल तो निकल गया आपका सुक्रोज का। ठीक है, इसमें अब सुक्रोज में ऑक्सीजन एटम कितना है, ऑक्सीजन एटम है आपका 11, तो इसका क्या फॉर्मूला बताते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम लिख दे रहे हैं। क्या फॉर्मूला है, मोल इंटू Na। Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर, मोल कितना आया, और इंटू सॉरी ऑक्सीजन एटम कह रहा था, मोल इंटू Na इंटू ऑक्सीजन एटम काउंट करिए, तो इस कंपाउंड में यानी सुक्रोज में ऑक्सीजन कितना है 11 है, कितना है 11 है, तो 11 मल्टीप्लाई करिएगा तो मोल कितना निकाले आपने 0.01 निकाला आपने, इंटू कितना 1/Na है, सॉरी Na इंटू कितना 11 मल्टीप्लाई कर। अगर आपको ये दिक्कत आ रहा है इसको इसी तरह से रहने दीजिए, 1/100 ही रहने दीजिए, इसको क्या 11 से मल्टीप्लाई करिए, इंटू कितना Na। आई बात समझते कितना हो जाएगा, बोलिए 0.11 हो जाएगा, ये 0.11 Na हो गया। हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसका निकाल लेते हैं हम लोग। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, इसमें ऑक्सीजन एटम कितना है, इसमें ऑक्सीजन एटम कितना, तो सबसे पहले किसका नहीं, इसका मोल निकालेंगे। मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, गिवन मास 18 ग्राम, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, कितना आ जाएगा 1। तो अब इसमें ऑक्सीजन एटम निकाल लेंगे, ऑक्सीजन एटम इन वाटर, इन वाटर क्या तरीका है, मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किसकी बात कर रहा है, ऑक्सीजन एटम्स इन वाटर, कितना हो जाएगा, मोल कितना आया 1 इंटू Na ही रहने दीजिए, कैलकुलेशन क्यों फास्ट करिएगा, और ऑक्सीजन एटम कितना वाटर में एक ठो है तो इंटू 1, तो यानी ये किसके बराबर हो जाएगा 1 इंटू Na, 1 इंटू Na। अब यहाँ कह रहा है कि ऑक्सीजन एटम्स इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन आप जानते हैं क्या होता है, सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। वाटर को जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, तो सॉल्यूट कौन हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा सुक्रोज। यानी इसमें ऑक्सीजन एटम और वाटर में ऑक्सीजन एटम दोनों को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल ऑक्सीजन एटम निकल जाएगा सॉल्यूशन का। तो इसका कितना हो जाएगा बताइए, यहां तक समझ में आया, तो आगे कर लेते हम लोग, यहीं से आगे कर लेते हैं हम लोग। सुक्रोज में ऑक्सीजन एटम नंबर, सॉरी इसको काट के लिखिए इस तरह, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब क्या क्या सॉल्यूशन में कौन कौन है, सुक्रोज प्लस वाटर, सुक्रोज प्लस वाटर। ठीक है, तो सुक्रोज में कितना निकला था 1/11/100 इंटू Na प्लस ये कितना निकला था 1 इंटू Na, तो कितना हो जाएगा बताइए, डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 0.11 अब प्लस क्या 1, इसको Na कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका कितना 1.11 इंटू Na। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है, वैल्यू में मल्टीप्लाई करना, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1.11 इंटू कितना Na का वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10 के पावर 23, मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको 1.68 आ जाएगा, कितना आएगा 1.68 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आंसर ये आपको निकाल दी, तरीका बता दिया हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट। देखिए फिजिकल स्टेट कैन बी, हो सकता है फिजिकल स्टेट जो होगा, देखिए फिजिकल स्टेट उसको कहते हैं जिसको हम लोग रिवर्सिबल करा सके, वापस ला सके। जैसे ये पेन दिख रहा है आपको, तो पेन तोड़ देंगे तो ये देखिए इसकी जो केमिकल गुण है चेंज नहीं होगा, भले इसकी साइज छोटा हो गया, लेकिन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है, वो चेंज नहीं हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं भौतिक चेंजेस। क्या कहते हैं, भौतिक, यानी भौतिक चेंजेस को हम लोग वापस ला सकते हैं। तो जब भौतिक चेंजेस होता हो सकता है कि हीट रिलीज भी होगा, क्या होगा, हीट एनर्जी इज आइदर गिव और टू टेकन आउट, एनर्जी ले भी सकता है, एनर्जी दे भी सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किसी तेल के ताजा नमूने को लंबे समय तक भंडारण के लिए किया जाता है, या तो नाइट्रोजन किया जाता है या हीलियम किया जाता है। नाइट्रोजन क्यों, नाइट्रोजन जो है लुक लाइक इनर्ट की तरह ही बिहेव करता है, किसकी तरह, इनर्ट की तरह ही बिहेव करता है, और उसमें ऑर्डरलेस होता है, स्मेल नहीं होता है। ठीक है ना, जो बाइक के ट्यूब वगैरह होता है उसमें भी कौन सा गैस डाला जाता है, उसमें भी नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। कौन सा गैस डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है देख लीजिए। केमिकल रिएक्शन कौन है, कौन केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर, नहीं ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, नहीं ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश, ये भी नहीं है। हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन टेस्ट ट्यूब। देखिए जब एसिड को बेस से रिएक्ट करिएगा तो ये तो बनाएगा हमारा सॉल्ट, सॉल्ट का बनना कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन, क्या कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। और इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस यानी एसिड और बेस जब मिलेगा तो जरूरी नहीं, यानी सॉल्ट तो बनाएगा ही बनाएगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। क्या होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। अगर ऑप्शन दो तरह का होगा तो हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी सॉल्ट भी बनेगा और टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर जो है मोर देन वन है, यानी ए भी है और डी भी, यानी एसिड बेस को जब डालिएगा तो सॉल्ट तो बनेगा ही, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, यानी रेड जो है ब्लू हो जा रहा, रेड ब्लू हो जा रहा है। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन होगा बेस होगा, यानी बेस का काम है रेड का ब्लू कर देना। एसिड जो होता है रेड पे नो एक्शन, रेड पे नो एक्शन, ठीक है। एसिड जो होता है रेड पे, हाँ एसिड जो होगा वो ब्लू को रेड में कर देगा, ब्लू को रेड में कर देगा, ABR, क्या करेगा, ABR, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, यानी अब तो समझ में आ गया कि एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन को जो है ब्लू कर देता है। मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, रेड को ब्लू किया है, इसका मतलब सॉल्यूशन बेस है। सॉल्यूशन क्या है, बेस है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंजेस, मतलब अब क्या करें, उसमें एक्सेस मात्रा में क्या डाल दे कि जो पहले था वही रिवर्स हो जाए। मतलब पहले क्या था, रेड था, पहले क्या था, रेड था, रेड को ब्लू में बनाया, किसने बनाया, बेस ने बनाया। अब क्या रहा है कि हमको ब्लू से रेड में जाना है, तो ब्लू से रेड में कौन करता है, तो ब्लू से रेड को क्या करता है, एसिड करता है। तो इसका मतलब एसिड का लेवल बढ़ाएंगे उसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए बेकिंग पाउडर बेस है NaHCO3, NaHCO3 का फॉर्मूला, यानी ये बेस है। लाइम को कहते हैं हम लोग क्या, ये फॉर्मूला है CaOH2। मोलिकुलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं लाइम। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ये भी बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी बेस है। यानी तीनों बेस है आपका, तीनों क्या है, बेस है। एकलौता कौन है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl ही एसिड है। आई बात समझ, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, फिर आंसर करना आसान है अगर आपकी लैंग्वेज में पकड़ हो जाए तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूएंट इज। देखिए इसमें जो होता है बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तथा दूसरा घटक जो है टार्टरिक एसिड है। दूसरा घटक क्या है, टार्टरिक एसिड है। टार्टरिक एसिड जो होता है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला चलिए नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा कि किस किस में पाया जाता है। जैसे आपका बनाना में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। एप्पल, आपने ग्रीन एप्पल देखा है, उसमें भी पाया जाता है टार्टरिक एसिड। इमली आपने देखा है, टर्माइन, इमली में भी पाया जाता है, ठीक है। इमली में भी पाया जाता है क्या, टार्टरिक एसिड। आई बात समझ में। और यहीं पे VBI करके नोट लिख लीजिएगा, एक होता है ऑक्जेलिक एसिड, जो टमाटर वगैरह में तो पाया जाता है, इसको फोटोग्राफी के रूप में भी यूज किया जाता है। फोटोग्राफी के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड को। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल। क्या कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल ये याद रख लीजिएगा। किंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, ठीक है। तो क्वीन ऑफ केमिकल भी होगा, जब राजा है तो रानी भी होगी। हाँ तो रानी है नाइट्रिक एसिड। रानी कौन है, देखो केमिस्ट्री ने भी बैलेंस करके रखा है, राजा को रानी दे ही दिया है। तो राजा कौन, सल्फ्यूरिक एसिड, रानी कौन, नाइट्रिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। दांतों की सड़न से बचाने के लिए हमें नियमित रूप से अपने दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के जलीय घोल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए अम्ल और क्षार, अम्ल एक pH स्केल होता है, जो बीच में होता है न्यूट्रल 7, 7 से इधर जाइएगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, 7 से इधर बढ़िएगा, यानी टोटल स्केल होता है 1 से लेकर 14 तक। इधर बढ़िएगा 7 से 1 की तरफ बढ़िएगा तो एसिडिक इंक्रीज करेगा, 7 से लेकर 14 की तरफ बढ़िएगा तो बेसिक इंक्रीज करेगा।
ठीक है। अगर 14 से 7 की तरफ बढ़िएगा तो बेस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, 1 से लेकर 7 की तरफ बढ़िएगा तो एसिड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब यहाँ क्वेश्चन आपका करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है भैया, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गेस्ट द एसिड, पीएच ज्यादा होने से क्या स्ट्रॉन्ग, यानी पीएच ज्यादा होने से ज्यादा की तरफ जा रहा है तो एसिड क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हायर द पीएच वीकर द एसिड, हाँ हायर पीएच वीकर द एसिड ये करेक्ट है, हो सकता है मोर देन वन और चेक कर लेते हैं। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, लोअर द पीएच नहीं, ये बढ़िएगा तो पीएच बेस भी बढ़ेगा, तो लोअर द पीएच वीकर द बेस, यानी बी एंड डी द करेक्ट आंसर, बोथ क्या है, मोर देन वन है, मोर देन वन आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया, समझ में, ये चार्ट आप याद रखिएगा। 1 से 7 की तरफ आएंगे तो एसिड घटेगा, 7 से एक के तरफ जाएंगे तो हमारा एसिड बढ़ेगा, 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेस हमारा बढ़ेगा, 14 से 7 की तरफ आएंगे तो बेस हमारा घटेगा। ठीक है, चलिए रटना कुछ नहीं है, बिल्कुल कंसेप्चुअली और एकदम समझ समझ करके बढ़ना कि हो सकता है। ये डिक्टो कोई नहीं कह सकता कि क्वेश्चन यही आएगा, लेकिन कंसेप्ट यही है, बस इसी आधार का क्वेश्चन रहेगा, इसकी हम गारंटी देंगे। क्वेश्चन यही आएगा इसकी गारंटी नहीं देंगे, क्वेश्चन इसी तरह के आएगा इसकी हम गारंटी देंगे और चैलेंज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर, ठीक है, एंड अलाउड टू सेटल, द क्लियर सुपरिटेंडेंट सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज, मतलब यानी सॉल्यूशन चेंज कर जाता है किसमें, येलोइश ऑरेंज में। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर ऑफ द ग्रीनिश ब्लू। देखिए इसके लिए जो होता है ना, ग्रीनिश ब्लू करने के लिए इसको हम लोग बेस को डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा। तो आप चेक करेंगे इसमें ऑप्शन में दिया हुआ बेस है कि नहीं है। लेमन जूस ये एसिड होता है, विनेगर ये साइट्रिक एसिड ये भी एसिड होता है, कॉमन सॉल्ट यानी हमको बेस डालना है तो कॉमन सॉल्ट ये न्यूट्रल है, एंटा एसिड हमारा बेस होता है, क्या होता है, बेस होता है, एंटा एसिड क्या होता है, बेस होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। जब Mg आ ही गया तो यहां पे इसको नोट करके लिख लीजिएगा। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, क्या मिले, मैग्नीशियम क्या फ्लेम टेस्ट देता है, तो आप आंसर करिएगा नहीं, तो सिर्फ मैग्नीशियम ही है जो फ्लेम टेस्ट नहीं देता है, नहीं, मैग्नीशियम के एक साथी और है जो जिसका नाम है बेरिलियम, क्या नाम है, यानी मैग्नीशियम और बेरिलियम ये फ्लेम टेस्ट नहीं देता है, फ्लेम टेस्ट नहीं देता है, फ्लेम टेस्ट नहीं देता। कौन कौन नहीं देता, बेरिलियम और यानी बेटा मांगे, क्या मांगे छोड़ दीजिए, सिर्फ बेटा मांगे, ये फ्लेम टेस्ट नहीं देता है, फ्लेम टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, आई बात समझ में। एक और बेरिलियम के बारे में बता दूं, यानी बेरिलियम जो है, मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है बट बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है यानी वैसा मेटल जिसका ऑक्साइड बेसिक होगा, बेरिलियम का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नहीं होकर के एम्फोट्रिक होता है। रीजन पूछ दे अगर आप, देखिए मैं कुछ भी बताऊंगा विदाउट रीजन कुछ नहीं बताऊंगा। बेरिलियम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, क्यों नहीं है, इसका भी आंसर मैंने दिया, क्योंकि इसका जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नहीं होता है, यानी ऑल मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है, कुछ एक्सेप्शन है जो एम्फोट्रिक होता है, जिस तरह से जिंक की बात करेंगे हम लोग, बेरिलियम की बात करेंगे, और भी है, बस आपके एग्जाम के अनुसार इतना ही है। डेथ में हम लोग नीट वाले को और जेएमएस वाले को पढ़ाते हैं, ठीक है, बस जितना आपको जो समझ में आ जाए उसी से हम लोग का काम बन जाएगा। आए बात समझ में, यानी बेरिलियम जो होता है क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता है, मैग्नीशियम और बेरिलियम फ्लेम टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, चलिए एंटासिड का फॉर्मूला आपने लिख लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज भी किया जाता है किसमें, एसिडिटी, मतलब जो कहा था ना कि कभी अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब हम लोग खाना खा लिए और खाना नहीं पचा, उसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए एक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है इसको, जिसको हम लोग एंटासिड कहते हैं, यानी एसिड के अगेंस्ट काम करने वाला एंटासिड कहलाया। ठीक है, यानी बेरिलियम मैग्नीशियम पता चल गया कि फ्लेम टेस्ट नहीं देता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम मैग्नीशियम में आने वाला जितना है, यानी बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी, ये कोड है, बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी, उसी में बेरिलियम है, उस कोड में आने वाला सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल है बट बेरिलियम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका ऑक्साइड बेसिक ना होकर के एम्फोट्रिक है, क्या है, एम्फोट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ, कौन जो है करेक्ट ऑर्डर में एसिड स्ट्रेंथ है। देखिए तो सबसे, वाटर तो कोई एसिड ही नहीं है, वाटर कोई एसिड ही नहीं है, जो मिनरल एसिड होगा, ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। मिनरल एसिड मतलब जिसमें कार्बन
नहीं होगा वो हमारा मिनरल एसिड कहलाएगा, जिसमें कार्बन उपस्थित होगा, कार्बन और हाइड्रोजन साथ में, कार्बन और हाइड्रोजन साथ में, उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। उसका एक एक्सेप्शन है, कौन एक्सेप्शन है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2CO3 कार्बन हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये क्या है? मिनरल एसिड है, जो है ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को, यानी हम लोग इसको कर लेते हैं। वाटर तो हमारा कोई एसिड ही नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा मिनरल एसिड है, एसिटिक एसिड ये ऑर्गेनिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड जो होता है लेस क्या होता है, यानी वीक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ऑर्डर हमारा सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिस इसमें बीच में घुसा दिया क्या? वाटर। वाटर तो एसिड ही नहीं है, तो पहला ऑर्डर हमारा लग रहा सही, वाटर लेस देन एसिटिक एसिड लेस देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑल कार्बोनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ठीक है, चलिए, यानी ऑर्गेनिक एसिड जनरली क्या होता है? प्लांट से मिलता है। किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो प्लांट से मिलेगा वो इनऑर्गेनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सॉरी, प्लांट से मिलेगा उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक और वीक एसिड। यानी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इफ ऑफ few drops of concentrated acid accidentally spills over the hand of a student, what should be done? मतलब अगर एसिड अचानक से पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? तो wash the hand immediately with plenty of water and apply a paste sodium hydrogen carbonate। यानी उस एसिड को हमको क्या करना है? न्यूट्रलाइज भी करना है। तो सबसे इमीडिएटली हमको हाथ धोना होगा, उसमें क्या लगाना पड़ेगा? सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया? NaCO3। ये बेस है, न्यूट्रलाइज कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डाइसोल्यूशन ऑफ गोल्ड? यानी गोल्ड के लिए किसको हम लोग यूज करते हैं? फिर क्या करते हैं? सफाई के लिए एक्वा रिजिया। किसमें? एक्वा रिजिया में। तो ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया बना होता था किसका? HCl और NH3 का मिश्रण होता है। HCl और NH3 इसका 3:1 होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? मतलब यानी मिनरल एसिड नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल है, सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल है, नाइट्रिक एसिड मिनरल है, साइट्रिक एसिड मिनरल है, ये ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक को हम लोग खनिज नहीं कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला पता होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होगा आपको H2SO4, नाइट्रिक एसिड का वही फॉर्मूला पता होगा आपका HNO3। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा आधार, यानी बेस नहीं है, क्षार नहीं, आधार लिखा गया, इसको लिख लीजिएगा क्षार। कौन सा क्षार नहीं है? तो क्षार नहीं है, देखिए OH लगा हुआ है तो ये हमारा क्षार है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसमें भी OH लगा रहेगा वो क्षार ही होगा। कुछ OH संकेत करता है अल्कोहल को भी। किसको करता है? अल्कोहल को भी। तो ये C2H5 है। डी नंबर क्या? ये सब क्षार है आपका। C2H5 OH जो है ये अल्कोहल है। क्या है? इथाइल अल्कोहल। क्या है? इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो ये क्षार नहीं है, बाकी सब क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। यानी ऑल मेटल जो है, मेटल का यानी एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑर्डर में लिखिएगा। ठीक है, चलिए ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सॉल्ट, ये कहां से देगा? ये इनकरेक्ट है आपका। ये सही है, ये सही है, ये सही, यानी आपका जो इनकरेक्ट है कौन है? बी नंबर इज इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल से उपचारित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? तो जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा वही देगा, जिसके पास होगा नहीं। तो फॉर्मूला चेक करते हैं। मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। लाइमस्टोन ऑल्सो CaCO3। तो इसमें ये जब भी टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जिसमें कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। आपका है लाइम, लाइम का फॉर्मूला था CaOH का होल ट्वाइस। क्विक लाइम, लाइम वाटर, तो इसमें तो CO3 है ही नहीं, तो ये CO2 देगा क्या? नहीं देगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? लाइम हो जाएगा। बाकी ये देगा, ये देगा, ये देगा। जिसमें कार्बोनेट होगा वो CO2 देगा, जिसमें कार्बोनेट है ही नहीं वो देगा क्या? नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? कौन एसिडिक इन नेचर है? एसिडिक इन नेचर, लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर,
एंटासिड, एंटासिड बेस है, लाइम वाटर क्या है, CaOH का होल ट्वाइस है, एंटासिड MgOH का होल ट्वाइस मैंने बताया। तो ये दोनों तो बेस नजर आ रहा है। ह्यूमन ब्लड अल्कलाइन बेसिक होता है 7.4, तो लेमन जूसी हमको क्या लग रहा है, यही हमारा लग रहा है एसिड है, क्या है, एसिडिक नेचर है। चलिए, पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग द डाइजेशन, गैस्ट्रिक जूस हम लोग कहते हैं HCl को, किसको कहते हैं, इसका जो पीएच वैल्यू होता है 1.5 से 3.5 तक होता है। यह बताइए 7 से कम है कि ज़्यादा है, 7 से कम है, तो लेजन क्या हो जाएगा 7, लेजन ये लिख लीजिएगा HCl यानी कितना होता है। हाँ, इतना डेंजरस होने के बाद भी हमारे स्टमक को डैमेज नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए एक म्यूकस है, क्या है, म्यूकस, यानी प्रकृति ने जो इस तरह से शरीर का ढांचा बनाया है, संरचना किया है, यानी इतना डेंजरस होने के बावजूद भी शरीर को प्रभावित नहीं कर रहा है। किस तरह से प्रकृति ने इसको बनाया, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन अकर्स व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, क्या क्या देखने को मिलेगा जब एक उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड हम लोग वाटर में डालेंगे तो, ठीक है, तो क्या क्या फिनोमेना होगा, आयोनाइजेशन होगा और डाइल्यूशन होगा, आयन में टूटेगा, डाइल्यूशन डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय यूजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। अब यहाँ पे मिलाया जाता है, देखिए क्या कर रहा है, इंडिकेटर विजुअली इंपेयर्ड, मतलब जो देख ही नहीं पा रहा, तो क्या एक महक से ही समझ, तो महक के लिए क्या हो जाएगा, ये लिटमस ये देखने की चीज़ है, टर्मरिक देखने की चीज़ है, पिटूनियाज लीव ये भी देखने की चीज़ है, वनीला जो एसेंस है ये स्मेल है। तो जो आँख से मतलब दृष्टि बाधित मतलब देख नहीं सक रहा है, वो स्मॉल क्या कहते हैं स्मेल से ही पता लगा लेंगे, तो स्मेल क्या सॉरी स्मेल डिटेक्ट कराना पड़ेगा, तो ये क्या हुआ, वनीला एसेंस कहलाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4NH3 5O2 बना। देखिए यहाँ पे पहले नाइट्रोजन के साथ कौन है, हाइड्रोजन, अब नाइट्रोजन के साथ कौन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन अकेले था, अब ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया, हाइड्रोजन, मतलब दो का आयन का एक्सचेंज हुआ है, क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है। नाइट्रोजन के साथ अब कौन आ गया, ऑक्सीजन, पहले नाइट्रोजन के साथ कौन था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीजन अकेले था, इसके साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन, तो ये कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, नहीं यहाँ पे आपको होल्ड करेंगे क्योंकि एक ऑप्शन आ गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन का, तो इसको समझाना पड़ेगा मुझे, समझ लीजिए, कुछ नहीं है, देख लीजिए, NH3 प्लस 5O2 ये बना रहा हमारा NO प्लस 6H2O। देखिए ये जब किसी से जुड़ा हुआ नहीं है तो इसको मानेंगे फ्री स्टेट, क्या मानेंगे, फ्री स्टेट, इस पे चार्ज होगा जीरो, क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ है नाइट्रोजन का जो है -3 है, यहाँ नाइट्रोजन का ये हाइड्रोजन का कितना +3, कितना है +3, यानी एक हाइड्रोजन का +1 होता, तो यहाँ भी हाइड्रोजन का +1 ही है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन 0 था, यहाँ पे हो गया -2, 0 से माइनस हुआ घटा की बढ़ा, 0 से माइनस हुआ घटा की बढ़ा, घटा, तो जिसका वैल्यू घटा, जिसका वैल्यू घटा उसको कहेंगे रिडक्शन, क्या कहेंगे, रिडक्शन। यहाँ देखिए यहाँ नाइट्रोजन का -3, यहाँ हो गया +2, क्या हो गया +2, नाइट्रोजन का क्या हो गया +2। तो अब बताइए यहाँ वैल्यू बढ़ा कि घटा, यहाँ वैल्यू बढ़ा, क्या हो गया, वैल्यू बढ़ा। तो एक ही रिएक्शन में वैल्यू बढ़े भी और वैल्यू घटे भी तो उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्या कहेंगे। और यहीं पे अगर डाल देता है इसको डबल डिस्प्लेसमेंट, तो यानी आपका आंसर क्या हो जाता है, ए और सी आंसर हो जाता है। ये रिडॉक्स समझ में आया, एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो वो क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक जो होगा ये सब्लिमेशन और क्या होगा इवापोरेशन, ये इंडोथर्मिक है, इसको छोड़ दीजिए। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम ये एक्सोथर्मिक, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, धातुओं के विभिन्न विधियों का उपयोग करके प्रेषित किया जाता है, निम्नलिखित में से किस धातु को इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन द्वारा आविष्कृत किया जाता है। देखिए जो लेस रिएक्टिव है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक द्वारा अलग किया जा सकता है, जो मोर रिएक्टिव है उसको नहीं किया जाएगा। तो लेस रिएक्टिव कौन कौन है, कॉपर और एयू, कॉपर और एयू लेस रिएक्टिव है, तो इस दोनों को अलग किया जा सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जो है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जो लेस रिएक्टिव है उसी को अलग किया जाता है। यहीं पे अगर आपका क्या हो जाता, एजी होता, एयू होता, कॉपर होता, तो यानी आंसर हो गया आपका क्या, दोनों हो गया आंसर। ये सब रिएक्टिव है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तीसरा नंबर, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर।
दिस इज ड्यू टू द, देखिए सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाता है, कलर चेंज कर लेता, ब्लैक हो जाता है। सिल्वर क्या है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S, Ag2S सिल्वर सल्फाइड कहता है। क्या कहलाता है, सिल्वर सल्फाइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जो रोस्टिंग से रोकता है। गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज किया था, गैल्वेनाइजेशन के लिए जिंक इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रोसेस है जो जंग लगने से बचाने की एक विधि होती है, मेटल पे लगाया जाता है। मेटल, किस मेटल का लेप लगाया, यानी मेटल पर मेटल का लेप लगाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो गैल्वेनाइजेशन है इसमें मेटल का ही लेप चलेगा, लेकिन किस मेटल का, जिंक मेटल का लेप चढ़ाया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करके दो उत्पाद बनाता है। क्या क्या बनाता है देख लीजिए, क्या क्या बनाएगा देख लीजिए। सोडियम है Na, इथेनॉल है C2H5OH, ये बनाता है C2H5ONA और प्लस H2, इसका नाम है सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट, इसका नाम है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन देख लीजिए, सोडियम इथेनोएट एंड हाइड्रोजन, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये विनेगर सॉल्यूशन है किसका, 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है किसमें, वाटर में। 5 से 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, विनेगर इज अ सॉल्यूशन, या विनेगर इज अ सॉल्यूशन है किसका, यानी 5 से लेकर के 8% एसिटिक एसिड मिलाया जाता है किसमें, वाटर में। यानी वाटर रहेगा कितना परसेंट, 92%, उसमें रहेगा एसिटिक एसिड कितना, 8%, उसी को हम लोग कहते हैं विनेगर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, खनिज अम्ल कार्बोनिक अम्ल की तुलना में अधिक प्रबल अम्ल होते हैं क्योंकि जो मिनरल एसिड होता है वो आयनाइज होता है, कंप्लीट आयनाइज हो जाता है। जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो पार्सली आयनाइज होता है। ऑप्शन चेक करते हैं, मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज, बिल्कुल करेक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्सली आयनाइज, ये भी करेक्ट, यानी 1 और 4 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, यानी मिनरल एसिड जो होता है वो कंप्लीटली आयनाइज होगा, ऑर्गेनिक एसिड पार्सली आयनाइज होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सजातीय श्रृंखला से संबंधित नहीं है, मतलब होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। देखिए, होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर आए। तो यहां से देखिए, यहां से यहां तक मिलाइएगा तो 1 कार्बन का अंतर आ जाएगा, यहां से यहां हाइड्रोजन का अंतर लीजिएगा तो कितना, 2 हाइड्रोजन का अंतर आ जाएगा, 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। इससे इसके बीच में तुलना करिएगा तो क्या कितना का रहा बताइए, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का रहा। लेकिन इससे इससे तुलना करिएगा तो कार्बन तो 1 हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन का तुलनात्मक नहीं हो रहा, तो ये होमोलोगस हमारा सीरीज नहीं है, C4H8 नहीं है। बाकी देख लीजिए, अगर आपको ऐसे भी पकड़ना तो ये हमारा मेथेन, ये हमारा इथेन, ये है प्रोपेन, ये हमारा ब्यूटीन है। क्या है, ब्यूटीन है, नाम ही अलग है, इसमें डबल बॉन्ड, ये अनसैचुरेटेड है, क्या, असंतृप्त है। यानी पकड़ने का क्या तरीका है, जितना कार्बन, कार्बन के डबल से 2 अधिक हाइड्रोजन अगर है तो हमारा सैचुरेटेड है, अल्केन है। देखिए, कार्बन 1 उसका डबल करिएगा 2, उससे 2 ऐड करिएगा, यानी कार्बन जितना उसका डबल से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा तो हमारा कहलाएगा सैचुरेटेड, मतलब अल्केन ग्रुप कहलाएगा। तो देखिए, कार्बन इसमें कितना 1 है, इसका डबल करिएगा 2, उसमें 2 हाइड्रोजन करिएगा तो कितना हो जाएगा 4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। इसमें कार्बन कितना है 2, इसका डबल करिएगा तो 4 हो जाएगा, उसमें 2 अधिक हाइड्रोजन ऐड करिएगा तो 6। ये अल्केन ग्रुप, ये अल्केन ग्रुप, इसका देखिए कार्बन कितना 3, इसका डबल करिएगा तो 6, उसमें 2 हाइड्रोजन जोड़िए तो 8 हो जाएगा। यानी ये तीनों किस ग्रुप का है, अल्केन का है। तीनों किस ग्रुप का है, अल्केन। अल्केन को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड संतृप्त, और अल्किन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये नहीं है, बाकी सब एक दूसरे से बिलोंग कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड। देखिए, आयनिक कंपाउंड जो होगा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में पाई जाती है। इसमें जो होता है कॉपर भी है, Au भी है, जिंक भी है, यानी ये सब क्या होता है, नेटिव स्टेट में पाया जाता है, नेटिव स्टेट में पाया जाता है, मूल अवस्था में पाया जाता है वातावरण में। इसीलिए हम लोग एक कोड लगा देते हैं, कौन आगे आया, कौन आगे आया, ट्रिक याद रखिएगा, नेटिव, कौन आगे आया, कौन आगे आया, कौन का CU, आगे का AG, आया की AU, भूलिएगा नहीं। यानी हर एक क्वेश्चन में आपको ट्रिक फंसाते चलेंगे ताकि आप आसानी से क्वेश्चन कर लेके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मेटल आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक फ्लेम।
तो जो लेस रिएक्टिव होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक करेंगे। तो इसको तो कर ही सकते हैं, और ऑप्शन चेक कर ले। Au होगा ही होगा, हाँ Cu भी होगा, ये नहीं होगा, सोडियम पोटेशियम नहीं, क्योंकि मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव को इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करते हैं, यानी अति क्रियाशील है, अति क्रियाशील वाले को इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे बात आ गया कि सोडियम पोटेशियम लिथियम ये सब अति क्रियाशील है, इसको हम लोग जो है तक यानी रिएक्शन से बचाने के लिए हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, केरोसिन में करते हैं। लेकिन एक सवाल आ गया, लिथियम, लिथियम तो रिएक्टिव है, इसको कहाँ डालते हैं, क्या इसे हम लोग केरोसिन में डालते हैं, स्टोर कहाँ करते हैं, केरोसिन में। ये क्वेश्चन भी है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यानी सोडियम को पोटेशियम को तो आप केरोसिन में डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि इस सब का जो है डेंसिटी जो होता है केरोसिन से क्या होता है, बोलिए ज्यादा कि कम, ज्यादा होगा तब तो अंदर जाएगा ना, ज्यादा। लेकिन इसका जो डेंसिटी है केरोसिन से कम है, क्या है, केरोसिन से कम है। तो फिर इसका कहाँ स्टोर करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। VVI क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजेदार, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द एलिमेंट ABCD एंड DE एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 9, 11, 17, 12। 9 किसका है, फ्लोरीन का, 17 किसका है, क्लोरीन का। चलिए 11 किसका है, सोडियम का, 12 किसका है, मैग्नीशियम का, 13 किसका, एल्युमिनियम का। तो ये है हमारा फर्स्ट ग्रुप का, ये हमारा है सेकेंड ग्रुप का, ये हमारा 13 ग्रुप का। कितना का है, 13 ग्रुप का है, 13 ग्रुप का है, कितने का है, 13 ग्रुप का। ये दोनों का देखिए तो ये हमारा 17 ग्रुप का है, फ्लोरीन और क्लोरीन 17 ग्रुप का है। तो हमारा सेम ग्रुप को पूछ रहा है कौन सा युग में सही है। तो ए हमारा फ्लोरीन है, और ये ए और सी, ए फ्लोरीन है, सी क्लोरीन है। तो ए और सी आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि सेम बिलोंग्स करेगा, ठीक है। बाकी सब अलग अलग से बिलोंग कर रहा है, सेम से कौन कर रहा है, फ्लोरीन 9 और क्लोरीन 7, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सेम ग्रुप के स्पेसीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2, 8 है, कॉन्फ़िगरेशन करिएगा। इसके लिए 1s2, इसके लिए आ जाएगा 2s2, 2p6, 2p6। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, उसको ग्रुप बताने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन पी वाला के लिए अब प्लस हम लोग 12 अपने तरफ से ऐड करेंगे। ओनली पी वाले के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जितना एंट्री पी में मारेगा उसमें 12 अपने तरफ से ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 18 ग्रुप। क्या हो जाएगा, 18 ग्रुप। तो 18 ग्रुप को हम लोग इनर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, इनर्ट कहते हैं। चलिए एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक को आवश्यक संविधान है, तो उसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू, किससे करता है, ग्रुप 14 से करता है। यानी कार्बन जो है, कार्बन का ग्रुप क्या है, 14 है, कार्बन का ग्रुप 14, पीरियड कितना, 2, पीरियड कितना, 2, ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड आर कार्बोनिल, ये तो करा ही चुके हैं, इसको कमेंट करके आंसर करिएगा, ये क्वेश्चन कमेंट करके आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कार्बन 4 अपने 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को 4 संयोजकता हर परमाणु से जोड़ लिया जाए, हाइड्रोजन के साथ साझा करके 4 सहसंयोजक बंधन बनाता है। 4 बंधनों के बनाने के बाद कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होगा। देखिए कार्बन है, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है, लगा लीजिए, 4 हाइड्रोजन जोड़ रहा है, 4 हाइड्रोजन जोड़िए, 4 हाइड्रोजन जोड़िए, 4 हाइड्रोजन जोड़िए, ये जोड़ लीजिए, ये जोड़िए, ये जोड़िए, ये कहलाता है संयोजन बंध। इसी को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोवैलेंट। कितना कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, 1, 2, 3, 4, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। इसीलिए कार्बन को बोला जाता है टेट्रावैलेंसी। क्या बोला जाता है, टेट्रावैलेंसी। एक कोवैलेंट बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, एक कोवैलेंट बॉन्ड में, एक कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अब बता दी मुझे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, कितना हो गया, 8। कितना हुआ, 8 हुआ। कितना हुआ, 8 हुआ, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होता क्या था, 1s2। कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर कितना, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2, 2s2, 2p2 होता है। क्या होता है, 2p2 होता है। क्या होता है, 2p2 होता है। देखिए यही 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, बॉन्डिंग में लेके आया है। 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से मौजूद था, तो 4 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में लेके गया था, 4 अलग से भी आया, 4 इसका अपने 4 शेयर में आया था, 4, 4, 8 और 2 यहाँ 1s2 वाला रिजर्व था। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 + 2 कितना, 10। 10 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, नियोन का। मतलब अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को संयोजित कर ले तो किसका एटॉमिक नंबर ग्रहण कर लेगा,
नियोन का एटॉमिक नंबर ग्रहण कर लेगा, नियोन का। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तेल के प्लेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से उपचारित करने पर वसा बनती है, यह इसका उदाहरण है। देखिए हाइड्रोजन जो होता है, देखिए ये जो यूज किया जाता है अल्कीन ग्रुप के लिए, किसके लिए? अल्कीन ग्रुप के लिए। मतलब CH2 CH2, यहाँ कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है NiPd या PT। नहीं पढ़ोगे पिटोगे, कौन सा कैटलिस्ट है? नहीं पढ़ोगे पिटोगे, निकल, पोडियम और प्लेटिनम, ये बना लेता है CH3। आए बात समझ में? तो इसमें हाइड्रोजन क्या, पहले हाइड्रोजन कितना था? 1 2 था, अब हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, मतलब जुड़ा है क्या? हाइड्रोजन। तो एडिशन रिएक्शन कहलाएगा। जुड़ने को क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा? एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप? देखिए OH जो लगा रहेगा इसको कहते हैं हम अल्कोहल। क्या कहते हैं? अल्कोहल। OH को क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल। तो लास्ट में क्या आ रहा है? OL आ रहा है, यानी अल्कोहल वाले के लास्ट में क्या लगेगा? OL लगेगा। तो पकड़िए इसमें ट्रिक। तो यहाँ पे ON ही है, नहीं होगा। OL है, ये तो दिख रहा है, ये कुछ नहीं होगा, ये होगा हमारा। अगर हमारा एल रहेगा तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप वाला है। क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप के लास्ट में क्या लगेगा? एल लगेगा। एल्डिहाइड के लास्ट में क्या लगेगा? ए लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH रहेगा तो इसके लिए लास्ट में ओइक एसिड लगेगा। क्या लगेगा? ओई एसिड लगेगा। अगर कीटोन होगा, क्या होगा? कीटोन होगा तो इसके लिए लास्ट में लगेगा ONE। कीटोन के लिए ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, एल्डिहाइड के लिए एल, ठीक है, अल्कोहल के लिए OH। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द सोप मोलिकुल्स हैज अ। देखिए सोप मोलिकुल्स के पास 2 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, इसको हेड मान लीजिए, इसको कहिए टेल। ये पूंछ है, ये टेल है, ये सर है, ये हेड है। हेड जो होता है वो वाटर लविंग होता है। क्या होता है? वाटर से करता है प्यार, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। जो टेल होता है वो पानी से करता है नफरत, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। फोबिक जहां लग गया मतलब हेट है, नफरत करता है। ये मोहब्बत नहीं करता, नफरत करता है। किससे नफरत करता है? हाइड्रोजन से। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी जो वाटर से नफरत करता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक। जो वाटर से मोहब्बत करता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक। यानी सोप में 2 पोर्शन होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड जो होता है वाटर से लव करता है, इसलिए उसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक। टेल जो होता है वाटर से नफरत करता है, इसलिए इसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक। देखिए आंसर क्या होगा? हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है, ये तो हमारा दिख रहा है आंसर। और कुछ है क्या? हेड, हाइड्रोफोबिक नहीं, फोबिक तो हेड नहीं होता, फोबिक हेड नहीं होता, फिलिक हेड होता है, एंड हाइड्रोफिलिक दोनों फिलिक नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़ी होती है, आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सामग्री है, कौन है? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। कौन है? पॉलीविनाइल क्लोराइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इन अ लिक्विड? जो नॉन मेटल है और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है एकलौता है ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन है एकलौता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकता है? अब यहां पे आपको जब तक रिएक्टिविटी पता नहीं होगा तो आंधी में तूफान मारिएगा, यानी हवा में क्या करिएगा? तीर चलाइएगा। तो इसके लिए आप कोड हम बता दे रहे हैं, लिख लीजिए। प्लीज सबेर, सब यहाँ पे सब लिखते हैं, यहाँ पे बीर लिखते हैं। कॉलिंग मी आज जानिया आई लाइक हर कोनेशन एजिस AUPT। क्या कोडिंग है? प्लीज P फॉर पोटेशियम, सबीर SA फॉर सोडियम, बेरियम, कॉलिंग मी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जानिया जिंक, आई हटाई, ये है हमारा आपका आयरन Fe, हर हाइड्रोजन, कोनेशन कॉपर, AG सिल्वर, AU का है गोल्ड,
Pt है प्लेटिनम, यानी सबसे कम किसका, प्लेटिनम का। अब कोड बताइए। यहाँ पे देखिए जिंक जो है आयरन, यानी इस रिएक्शन में कहलाएगा, ये देखिए एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, ये रिएक्शन जब भी कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। तो ये इसमें हटाएगा वही जो उसके ज्यादा क्या होता है, पावरफुल होगा। मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी ऑर्डर आयरन से क्या कम है, नहीं कम है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। डिस्प्लेस वही करेगा जो उससे अधिक अति क्रियाशील होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। जिंक जो है आयरन से, बताइए आयरन से जिंक से कम है क्या, जिंक का रिएक्टिविटी यानी अति क्रियाशील है आयरन से या कम है, बताइए। तो आपके सामने कोड लिखा हुआ है, जिंक जो होता है अति क्रियाशील होता है आयरन से, इसलिए आयरन भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ना ये जब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं पाएगा तो रिएक्शन होगा नहीं होगा। पीबी जो है MgSO4 से क्या ज्यादा है, तो नहीं, ये भी नहीं कर पाएगा। आयरन जो है कॉपर से ज्यादा है या कम है, तो बिल्कुल ज्यादा है। आयरन जो है कॉपर से क्या है, आयरन जो है कॉपर से ज्यादा है, आयरन कॉपर से ज्यादा, ये डिस्प्लेस कर देगा तो ये रिएक्शन होगा आपका, ये रिएक्शन होगा आपका। कोड याद रखिएगा, प्लीज सबीर कॉलिंग मी, ठीक है, सबीर कॉलिंग मी, कोड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सबीर कॉलिंग मी अजानिया आई लाइक हर कोनेशन, मतलब जिससे जो मोहब्बत करता है उसकी हर नखरा बर्दाश्त करता है, ठीक है। आई लाइक कोनेशन या कोड दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन है क्या है, एटॉमिक मॉडल्स है। देखिए सबसे पहले मॉडल आया थॉमसन मॉडल, क्या आया, थॉमसन मॉडल, जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, घूम रहा होता है, और ये सिमिलर होता है सोलर सिस्टम से। किससे होता, सौर मंडल से होता है। किससे होता, सौर मंडल से होता है, इसलिए इसको सौर मंडल का भी परिणाम दिया, सूर्य का प्रतीक भी बताया रदरफोर्ड मॉडल से। उसके बाद आता है बोर मॉडल। क्या आता है, बोर मॉडल, यानी सबसे पहले मॉडल आने वाला कौन है, थॉमसन मॉडल है। ये किससे लेकर के आया था, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, जिसका पूरा नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था, जे थॉमसन। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या कहा कि यानी इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ नजर आ रहा है, यानी ये घूम रहा है सर्किल, यानी वृत्ताकार कक्ष पे क्या करता है, घूमता है, लेकिन कक्ष क्या होता है नहीं बताया। ये कक्ष के बारे में किसने बताया, बोर मॉडल ने बताया, यानी ऑर्बिट का चर्चा किसने किया है, बोर मॉडल ने किया। तो सबसे पहले आने वाला कौन है, थॉमसन मॉडल, बाद में आने वाला कौन है, यानी उसके बाद आने वाला रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद कौन है, बोर मॉडल है। आई बात समझ में। चलिए इसी पे आपसे एग्जाम में पूछ देता है, क्या क्या पूछता है कि कौन किसका खोज किया था। हमें एक चीज लिख देते हैं ट्रिक के रूप में, ईंट पर न चढ़, याद रहेगा, ईंट पर न चढ़। ई फॉर इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, थॉमसन ने किया। पर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, पी फॉर प्रोटॉन और आर फॉर रदरफोर्ड ने किया ना। इसी तरह से हम कोड बना दिए, या हम लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियस, ना फॉर क्या, न्यूक्लियस। नाभिक का खोज किसने किया, चड, मतलब चैडविक, जेम्स चैडविक ने नाभिक का खोज किया। तो आज जो है, मतलब आज के लेक्चर में और आज के डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया है, बिल्कुल आप मिस ना करें इस वीडियो को देखने में। यानी एक ही क्वेश्चन नहीं है, उससे आधारित कई क्वेश्चन आपको बताया गया, तो ये ट्रिक याद रखिएगा। प्लीज सबीर कॉलिंग मी, ये रिएक्टिविटी सीरीज वाला, और ये ट्रिक याद रखिएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, थॉमसन ने किया, ठीक है। प्रोटॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया, और न्यूक्लियस का खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया। उम्मीद की लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, और कुछ अगर इसमें कुछ लगेगा कि हाँ लेवल बढ़ाया जाए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको लग रहा है कि ये लेवल सफिशिएंट है तो भी बताएं, ताकि आज क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज भी कराया जा सके और लेवल को मेंटेन भी किया जा सके। थैंक यू सो मच।